लोग इन दिनों काफी बिजी लाइफ जी रहे हैं और बिजी लाइफ होने के चलते खाने पीने की जो आदतें हैं उसमें हम कई सारे बदलाव देख रहे हैं। लोग कई बार काफी लापरवाह हो जाते हैं, जिस कारण से डाइजेशन से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। रोजाना फास्ट फूड और जंक फूड की जो बढ़ती हिस्सेदारी है हमारे डेली रूटीन में, वो कई सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स और डिसऑर्डर्स का कारण बन रही है। इन आदतों के अलावा अल्कोहल कंजम्पशन, एक्सेसिव स्मोकिंग, साथ ही साथ तंबाकू का सेवन भी बहुत सारी गंभीर बीमारियों को बढ़ावा दे रहा है। These habits reduce the immunity of the body and also gradually makes the person more susceptible to chronic ailments and viral infections. जिस तरह से हमें पता है कि कई सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होने की वजह से हाइपरटेंशन, डायबिटीज और ऐसी कई सारी बीमारियां हो जाती हैं, जो हम सिर्फ अपने खान पान के साथ और एक्सरसाइज के साथ काफी हद तक कंट्रोल करके रख सकते हैं। कुछ फैक्ट्स आपसे शेयर करूंगी। जैसे डाइजेस्टिव हेल्थ पर किए गए सर्वे के अनुसार एक सर्वे के मुताबिक करीब 56% इंडियन फैमिलीज ऐसे हैं जो डाइजेस्टिव हेल्थ इश्यूज रिपोर्ट करते हैं, यानी 56% लोग कहीं ना कहीं कभी ना कभी डाइजेशन से रिलेटेड जो भी हेल्थ इश्यूज है उसे रिपोर्ट करते हैं। एक और स्टडी के मुताबिक करीब 50% से भी ज्यादा इंडियन फैमिलीज ने 2 से 3 डिफरेंट तरह के हेल्थ इश्यूज रिपोर्ट किए थे, जिनमें प्राइमरली गैस, एसिडिटी और इनडाइजेशन है। ये टॉप 3 डाइजेस्टिव सिस्टम्स के जो इश्यूज हैं वो पाए जाते हैं। इसके इसके और बहुत सारे कारण तो हैं ही। कुछ बिल्कुल सामने आते हैं, जैसे इरेगुलर स्लीप साइकिल्स है, स्पाइसी और तला हुआ खाना है, कम पानी पीना, कई बार हम अपने बॉडी को पूरी तरह से हाइड्रेट नहीं करते, और साथ ही साथ लॉकडाउन होने की वजह से कई बार बहुत सारे सिस्टम्स जैसे बच्चों की पढ़ाई, हमारा जो काम है वो कुछ ऑनलाइन हो गया है। इसकी वजह से जो फिजिकल एक्टिविटी है वो काफी कम हो गई है, जो भी इन तरह के डिसऑर्डर्स, बीमारियों के काफी उसको और एग्रेवेट करता है। 70% से भी ज्यादा लोगों ने हाईलाइट किया है कि वे डाइजेस्टिव हेल्थ इश्यूज टैकल करने के लिए जनरली घरेलू नुस्खों का ही उपयोग करते हैं। चलिए जानते हैं कि हमारे डाइजेशन और डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में एक्सपर्ट्स का क्या कहना है आज के हमारे शो सेहत की बात करिश्मा के साथ में। हेलो, मैं हूं स्मिता कुमार, को फाउंडर ऑफ मेडी सर्कल और इस शो की होस्ट। आज हमारे साथ है 2 एक्सपर्ट पैनलिस्ट, डॉक्टर रवि दासवानी। डॉक्टर रवि एक कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट है, हेपेटोलॉजिस्ट भी है और थेरेपेटिक एंडोस्कोपिस्ट है। He specializes in disease related to gastrointestinal tract, liver, gallbladder and pancreas. उन्हें 1000 से भी ज्यादा गैस्ट्रोस्कोपीज और कोलोनोस्कोपीज करने का अनुभव है। साथ ही डॉक्टर रवि का स्पेशल इंटरेस्ट रहा है एडवांस्ड एंडोस्कोपीज और लिवर ट्रांसप्लांटेशन में। हमेशा की तरह हमारे साथ करिश्मा शाह भी मौजूद है। करिश्मा शाह एक हेल्थ और फिटनेस कोच है और साथ ही साथ वो एक वेट लॉस एक्सपर्ट भी है। हेलो करिश्मा एंड हेलो डॉक्टर रवि, वेलकम टू मेडी सर्कल। Thank you for hosting me. Thank you. Thank you. जैसा कि आज का शो का टॉपिक है करिश्मा, डाइट फॉर अ वीक डाइजेस्टिव सिस्टम, तो आपसे शुरुआत करनी चाहूंगी कि कमजोर डाइजेस्टिव सिस्टम के क्या कारण हो सकते हैं। कारण कई हो सकते हैं। To begin with, firstly, very bad diet. It's a very obvious thing that you have to have a very, very bad diet to be able to not, digest food very well. अगर हम, बहुत simple logic है, अगर हम डेली में बहुत ज़्यादा फैटी खाना खाते हैं, तला हुआ खाना खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, digestion process slow हो जाएगा. You need to understand that the body has a particular mechanism of processing your food, and if you are lethargic, if you have a sedentary lifestyle, मतलब कि अगर आप इतना काम नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, पूरा दिन बैठे रहते हैं, तो आपको 2000% कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम्स होगी. उसके साथ साथ अगर आप खाने पे ध्यान नहीं रखेंगे, पानी नहीं पिएंगे, तो उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, यू कैन हैव इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ऑल्सो, which is a very, very common thing. Every third client who comes to me has some or the other form of irritable bowel syndrome. Intolerances होती हैं बहुत सारे लोगों में, उनको realize नहीं होता है. जब हमारा एक system है, हम इंडियन कल्चर में कैसा होता है कि हमारा लंच डिनर एक पर्टिकुलर टाइप का होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट रिच खाना होना चाहिए. रोटी, सब्जी, दाल, चावल पूरा ओवरलोड कर देंगे हम, फाइबर बहुत कम रहता है इसमें. तो it's a very
शॉकिंग थिंग दैट पीपल डोंट रियलाइज कि हम इतना कार्ब लोड एक साथ नहीं ले सकते, हमें सही मात्रा में प्रोटीन खाना है, सही मात्रा में हमें फाइबर खाना है, यू नो that is when your digestion it becomes really nice and fast. And अगर आप certain intolerances होते हैं, जैसे अभी बहुत सारे लोगों को मैं अपने प्रैक्टिस में भी देखती हूँ, मैं पहले जब डॉक्टर्स के साथ काम करती थी मैं उनके पेशेंट्स में भी देखती थी, and you know there are tons and tons of researches now all over the world to prove this, that 80 to 90% of people now have intolerances towards certain food products. It could be gluten, it could be dairy products, it could be egg, it could be certain vegetables, you know. ये सारे अगर आपको पता नहीं होगा और अगर आप डेली में कंज्यूम करते हैं, ज्यादा मात्रा में कंज्यूम करते हैं, तो आपको बहुत सारे डाइजेशन की प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। एंड कभी कभी हम छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं पर वो इतना इम्पोर्टेंट होता है, जैसे पानी। वाटर इज सो इम्पोर्टेंट टुडे। We have to understand that our colon, right? So the more it is hydrated, the more water we drink, the better the flow of our stools becomes, and then that helps us to prevent things like constipation, prevent things like, you know, the entire body going into a place where ab khana digest nahi ho raha, acidity ki problems ho rahi hai. So I think begin with the small steps first, और फिर धीरे धीरे खाने में चेंजेस लेके आएंगे तो डाइजेशन प्रॉब्लम्स थोड़े थोड़े कम होने लगेंगे। और डॉक्टर रवि, आपका क्या कहना है, क्योंकि आप एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं और आपने कई सारे पेशेंट्स पे लिवर ट्रांसप्लांट भी किया। लिवर जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, बाइल जो सिक्रीट करता है, जिस पाचन के क्रिया के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आपको क्या लगता है कमजोर, अभी आपके जो पेशेंट्स है आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है, क्या बहुत सारे लोग कमजोर डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम लेकर आपके अप्रोच कर रहे होते हैं, और कितने हद तक हमारा जो ये लाइफस्टाइल है वो इसके लिए जिम्मेदार है? तो मेरे पास तो सारे पेट और लिवर के ही पेशेंट्स आते हैं, तो ऑलमोस्ट 95% ऑफ देम हैव सम और द अदर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इशू, बट ओवरऑल एज अ लार्जर कम्युनिटी प्रोस्पेक्टिव से मैं बात करूं तो ये कॉमन प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कॉमन है, और खास करके पिछले ये 2 सालों में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आप लाइफस्टाइल मान लीजिए, एक कोरोना रिलेटेड स्ट्रेस मान लीजिए, या पोस्ट कोविड वायरस के कारण जो मल्टीपल प्रॉब्लम्स हुए हैं या लोगों को हो रहे हैं रिकवरी के बाद भी, या उसका मान लीजिए, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टू से कि विच इज मोर प्रोमिनेंट, बट दीज आर द 3 फैक्टर्स विच एक्ट टुगेदर इन द रिसेंट टाइम्स। रही बात लिवर की, देखिए आम भाषा में अगर हम बोलेंगे कि डाइजेशन वीक है तो लोगों को लगता है ये लिवर की प्रॉब्लम है, बट ये लिवर की प्रॉब्लम अलोन नहीं है। हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है हमारे खाना चबाने से और खत्म होता है खाने को बाहर निकालने तक। तो लिवर का एक डेफिनेटली इंपॉर्टेंट रोल है, बट एक इंपॉर्टेंट रोल हम इसमें ब्रेन का भी होता है, हमारा स्टमक जो ऑर्गन है उसका होता है, और इंटेस्टाइन्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है जी। तो बाइल जो एक होता है ये फैट डाइजेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, और जो फैट सोल्यूबल विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, इनके एब्जॉर्प्शन के लिए फैट का डाइजेशन होना बहुत जरूरी है। हालांकि इसके साथ साथ हम हिपैटो, बिलियरी, पैंक्रियास, ये जो 3 हैं, HPB, ये जो 3 ऑर्गन्स हैं, ये साथ में मिलके कुछ जूसेस या केमिकल्स, रसायन बनाते हैं जो खाना डाइजेशन के पहले जो खाने को ब्रेक डाउन है उसमें काम करते हैं, एंड देन इंटेस्टाइन का काम है खाने को एब्जॉर्ब करना, उसमें से न्यूट्रिशन अलग करना। जैसे प्रोटीन को ब्रेक करके अमाइनो एसिड बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करके शुगर्स बनते हैं। तो ये एक मोटे रूप में एक समझने के लिए है कि क्या चीजें जरूरी होती हैं। तो इन सभी का नॉर्मल होना जरूरी है टू हैव अ गुड डाइजेस्टिव सिस्टम। और लाइफस्टाइल ने तो बहुत बदलाव लाया है पिछले 2 सालों में, और जैसा अभी करिश्मा जी ने कहा कि कॉन्स्टिपेशन, बैठने वाला काम बढ़ गया है, इसके कारण हमारे पास जो रिसेंटली मरीज आ रहे हैं गैस और कॉन्स्टिपेशन के बहुत ज्यादा आ रहे हैं, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द मोबिलिटी इश्यूज, कि घर पे रहते हैं, बंद रहते हैं, तो मोबिलिटी उतनी नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर नया आया है। वीक डाइजेशन सिस्टम के सिम्टम्स क्या होते हैं? कई बार जैसे कुछ कॉमन सिम्टम्स हमने डिस्कस किए, गैस हो गया, ब्लोटिंग हो गया, या एब्डोमिनल टाइटनेस, क्रैम्पिंग हो गया, ये सब बिल्कुल ही कॉमन सिम्टम्स है। लेकिन कई बार ऐसे और भी सिम्टम्स होते हैं जो हम लोग रेगुलरली फेस करते हैं, हमें नहीं लगता कि ये
हमारे अनहेल्दी गट का एक सिम्टम है। तो आपके हिसाब से हमें कौन से वार्निंग सिम्टम्स को बिल्कुल ही क्लोजली वॉच करना चाहिए, और ऐसा कुछ मिलने पर घरेलू नुस्खों को ना अपना करके सीधा डॉक्टर को या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को अप्रोच करना चाहिए? ये बहुत ही ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है, और मैं इसको अपने जो सिम्टम्स होते हैं, जो मतलब आम आदमी को या किसी को भी जो फीलिंग आती है, उसमें हमें दो टाइप में उनको डिवाइड करना चाहिए। एक होता है कि कभी कभी गैस बन गई या पेट में फुला फुलापन रह गया, ये कुछ खाद्य पदार्थों में ज्यादा गैस बनने से भी होता है जी। तो वो एक्सक्लूड किया जाता है जब वो बहुत इनफ्रीक्वेंट हो। बट आपको बहुत रेगुलरली हो रहा हो, बार बार मोशन के लिए जाना पड़ रहा हो, एंड वजन घट रहा हो, तो ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं तब हमें थोड़ा सा चिंता करनी होती है। तो कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जिनको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए, जिसके बारे में स्ट्रेस करूंगा। एक है वजन घटना। एक होता है आप मेहनत करके वजन घटा रहे हो, डेली एक्सरसाइज कर रहे हो, खाने में कम अपनी सही खाना खा के वजन कम करने की मेहनत कर रहे हो। दूसरा होता है एक खुद ब खुद वजन घटना, भूख कम लगना, तो वो चिंता का विषय है। मल द्वार से या उल्टी के रास्ते में कभी ब्लड आ जाए, ये चिंता का बात होता है। चौथा, पेट में कुछ गोला बन जाए या पेट में ऐसा कुछ मांस जैसा फीलिंग आने लगे, तो वो एक होता है। और पांचवा, अगर आपको भूख ही नहीं लग रही हो, आप एंग्शियस नहीं हो, आप नॉर्मल हो, आपको भूख नहीं लग रही हो, और आपको न्यू ऑनसेट कॉन्स्टिपेशन जिसको बोलते हैं ओल्ड एज में, तो ये सारे जो थोड़े चिंता के विषय बन जाते हैं। तो ये 4 या 5 चीजों पे ख्याल ध्यान चाहिए। बिल्कुल। और करिश्मा, एक आपने जैसे बात कही कि बहुत बार हम लोग ये देखते आए हैं कि पेशेंट्स यानी जो नॉर्मल लोग हैं वो कई बार कुछ प्रोडक्ट्स, कुछ खाने पीने के पदार्थ यूज खाने के बाद ही उन्हें सबसे ज्यादा गैस, ब्लोटिंग या डाइजेस्टिव सिस्टम की कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। ये कहाँ तक एलर्जी से रिलेटेड है? लोग कैसे पहचाने कि ये प्रोडक्ट्स खाने से उन्हें ये बार बार परेशानी हो रही है, और ये क्या फूड एलर्जी से रिलेटेड है? कई बार हम वो खाना पचा नहीं पाते, और ये बहुत पर्सन स्पेसिफिक होता है, इंडिविजुअल होता है, ऐसा नहीं है कि वो सब पे लागू होता है। तो ये जो बिहेवियरल चेंजेस हो रहा होता है, स्पेशली रिलेटेड टू गट, इसके लिए लोग कैसे ध्यान दे सकते हैं और इसको कंट्रोल कर सकते हैं? The first one we list is let's talk about dairy products first. अगर आपको realize नहीं हो रहा है that you are lactose intolerant, या फिर अगर आपको allergy है from any kind of a dairy product, the most common symptoms would be you would go to the toilet as soon as you eat something with dairy. आपको immediately 5-10 minutes के अंदर आपको pressure feel होगा and you'll want to go to the loo. There'll be a feeling of diarrhea and your stools are going to be loose when you go to pass them. So that's the first thing that happens to people with lactose intolerance या dairy का intolerance, अगर allergy होता है तो उनको. Second होता है rashes हो जाते हैं body पे कभी कभी. उन्हें लगता है that it's just a common thing, but sometimes there are literal rashes all over the body where they don't realize that this could be a part of one of the intolerances. Second thing with girls, I would like to speak about the reproductive aged girls. अगर आपको realize होए कि आपके face के ऊपर, back के ऊपर बहुत ज़्यादा acne होने लगा है, you have हम इसको cystic acne बोलते हैं. ये जो periods के वक्त जो आता है वो acne नहीं होता है, that is a different kind of a hormonal acne. I'm talking about cystic acne. If this starts happening to you on a regular basis और बहुत ज़्यादा मात्रा में coverage होने लगे, that means that you have a lactose intolerance problem or you have a dairy intolerance or an allergy. तो अगर आप ये सारे products बंद कर देंगे तो it will help you in some way or the other. Digestion wise, if you are also somebody who eats, जैसे कि डायरिया ही एक नहीं ऑप्शन होता है, उसका एक रिवर्स होता है which is like for example if you eat a lot of cheese. अगर आप बहुत ज्यादा चीज खाते हैं, बटर, मलाई, extreme amounts of fatty products, so there could be one case where you have constipation or you can't pass stools for 2 to 3 days. That's the amount of fatty products that you're eating. And the second thing that also happens in some cases is that they pass the fat while in the stools. अगर ऐसा हमें लगे कभी, and if we observe the stools of people like this, it's usually covered in a layer of fat.
on further investigation you can find out that this is the case that happens with people who consume a lot of fat, but wo malabsorption, it does not get absorbed very well in their body. And this happens with maximum products of dairy, because in Indian households the most amount of fatty products would be from dairy products, ghee, butter, cheese, मैंने जैसे मलाई, जैसे मैंने milkshakes, ice creams, these are some of the most common things that people eat in a larger quantity. Second हो गया gluten. मैं हमेशा इसके बारे में बात करती हूँ because I see numerous cases on a daily basis about this. So gluten intolerance is a second thing. इसमें भी क्या होता है, बहुत सारे लोग कभी extreme cases में celiac disease बोलते हैं हम इसको. It could be that's a larger form of the disease, but maybe there is a smaller amount of gluten intolerance in some people. तो इसके केस में क्या होगा, every time that you consume something that has gluten in it, जैसे wheat, मैदा, राई या रवा, कोई भी products made from मैदा और wheat, ब्रेड, पाव, गेहूं की रोटी, तो आपको इमीडिएटली ऐसा फील होगा जब आप खाएंगे उसको, तो आपको खाने पे महसूस होगा कि मेरा पेट अभी भी खाली है. यू विल कॉन्स्टेंटली फील हंग्री even though you have eaten maybe 3-4 rotis or maybe 2-3 slices of breads or sandwiches. It's so 15-20 minutes you'll feel hungry after that. And there is often a very strong case of constipation the next day when you have consumed. हम अगर gluten आज खाते हैं तो दूसरे दिन को constipation हमको feel होगा अगर आप में gluten intolerance की problem है. तो ये दो सबसे common चीजें हैं जो digestion में interfere करती है. And the other things would be just not having too much of water. इसको deficiency या intolerance तो नहीं बोलेंगे, पर very very common. पानी ना पीने का एक और प्रॉब्लम ये है कि आई हैव सीन दैट बहुत सारे क्लाइंट्स बोलते हैं कि पानी पीने का मूड नहीं है या पानी पीने का मन नहीं करता है. So the most easy solution for something like this is that throughout the day you can hydrate yourself with not only water but other things, जैसे नींबू पानी, कोकम शरबत, coconut water, नीरा, any kind of homemade variali sharbat in the summers is fantastic. तो ये सारे easy options है जो आप पूरे दिन में अपने आप को hydrate कर सकते हैं इससे. So drinking water also creates a massive difference in people when they have some kind of a digestion issue. और डॉक्टर रवि, एक दर्शक का सवाल यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी. उनका ऐसा क्वेश्चन है कि डाइजेशन को वो इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कई बार लॉकडाउन होने की वजह से वो वर्क फ्रॉम होम काम कर रहे हैं. इस केस में क्या होता है कि कई बार उनके जो खाने पीने का पैटर्न है वो बहुत बार फ्लक्चुएटिंग हो जाता है, डिलेड हो जाता है. जो 1 से 1.5 बजे जो खाने का समय वो नहीं हो पाता. इसी तरह से डिनर भी डिले होता है. तो जो हमारा एक कंसेप्ट ये है, एक साइकोलॉजी है कि भाई हम लोग ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग एंड डाइन लाइक अ पॉपर, तो ये कितने हद तक सही हो पाता है, क्योंकि कई बार ब्रेकफास्ट ही जस्ट ऑपोजिट हो रहा है. ब्रेकफास्ट इज लाइक डूइंग लाइक अ पॉपर एंड दे आर डाइनिंग लाइक अ किंग. सो इस केस में उन्हें क्या करना चाहिए? तो ये बहुत सही सवाल पूछा है दर्शक ने. ये एक चीज है जिसके ऊपर मैं बिल्कुल स्ट्रेस करना चाहूंगा. जो डाइट है वो बैलेंस होना चाहिए. सबसे पहले हम दिन भर में क्या खाते हैं, अगर उसका आपको अंदाजा है तभी आप अपने मील को डिवाइड कर पाओगे. तो मेरे बिल्कुल बेसिक 2-3 सजेशंस रहेंगे इसमें. एक तो डाइट बैलेंस होना चाहिए जिसमें अराउंड 40-50% आपका जो एनर्जी है वो कार्बोहाइड्रेट से आना चाहिए. साथ ही साथ आपका अराउंड 15-30% के बीच में आपका फैट एंड प्रोटीन होना चाहिए. एंड अराउंड 30 ग्राम फाइबर होना चाहिए. फाइबर एक ऐसी चीज है जो हमारे आज के इंडियन डाइट में बहुत मिसिंग है, जो वेस्टर्नर्स अडॉप्ट कर रहे हैं इंडियन डाइट से, बट हम इंडियन लोग भूल रहे हैं अपने डाइट से. तो मैं उसके ऊपर आगे और स्ट्रेस करता हूँ. सेकेंड जो इम्पोर्टेंट चीज है जो मैं स्ट्रेस करना चाहूंगा कि हमें एटलीस्ट 4 बार से 5 बार खाना चाहिए. उसमें हमें एक मिड मील स्नैक्स जोड़ने चाहिए. जो हम 3 मील्स लेते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का, उसके बीच में एक मिड मील स्नैक डालना चाहिए. दैट कुड बी एनी स्मॉल थिंग, इवन अ स्मॉल सिंगल ड्राई फ्रूट्स वुड डू, बट दैट शुड बी देयर, सम फ्रूट शुड बी देयर. उससे क्या रहेगा आपका. And as far as Karishma's favorite advices, it should always be different kinds of nuts, because I think वो बहुत सही है. तरह तरह के नट्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्नैकिंग के लिए, क्योंकि कई बार रेडीमेड जंक फूड से बहुत बेहतर है अगर आप तरह तरह के नट्स, हैंडफुल ऑफ नट्स लें और वो खाएं स्नैकिंग के तौर पे.
बिल्कुल, I completely agree with her, and that is one thing which we miss in our diet. Actually, honestly speaking, I don't it. Like this is the time I had my lunch at around 2:50 and 2:30, and now I'll be having my dinner at around 10. So this is a huge gap, Yes. and this is what I have started of late. That is So actually this commonly is what happening with so many people. Like their lunch is around 2:33, and they're dining around 10:30, 11ish. Then they're sleeping around exactly. 12ish, 1ish, and they're getting up I mean again 5 o'clock, 6 o'clock. So even वो जो 8 घंटे की जो पैटर्न है स्लीप की, वो भी नहीं हो पा रही है. और साथ ही साथ डिनर बहुत लेट होने की वजह से गैस और ब्लोटिंग भी हो रहा है, क्योंकि बिल्कुल ही फिजिकल एक्सरसाइज नहीं. जी Exactly. So that is precisely my point. Ki one should have some mid-meal snacks if the timing between the lunch and dinner is too wide. If it is more than 7 hours, 6 hours, digestion starts with chewing. I feel ki people are forgetting that जल्दी जल्दी में या टीवी देखते हुए, नेटफ्लिक्स देखते हुए, बात करते हुए खाते हैं, तो they don't chew that well. एंड सारा काम बेचारे पेट और इंटेस्टाइन को करना पड़ता है. तो जो काम दांतों का है वो दांतों पे छोड़ देना चाहिए. तो आई थिंक चूइंग वेल, मिक्सिंग इट विद सलाइवा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंडली, एक सर्कैडियन रिदम, एक माइंड ट्रेन होता है, हमारे जूसेस पैंक्रियास के, स्टमक के एक फिक्स टाइम पे रिलीज करते हैं. उनको पता होता है खाना आने वाला है, और अगर हम उस समय खाना नहीं खाते हैं तो वो जूसेस वेस्ट हो जाते हैं, और जब हम खाना खाते हैं तो उनको एक्स्ट्रा एफर्ट लेना पड़ता है. So there should be a rhythm, एक टाइमिंग होना चाहिए. That is these are very small steps. And lifestyle changes के लिए I would recommend at least 30 minutes of exercise. आप कुछ भी कर लो, आप घर के अंदर ही वॉक कर लो, घर के अंदर ही पुशअप्स कर लो, घर के अंदर ही आप क्रंचेस कर लो, जो करना है कर लो, अपर लिम्ब मूवमेंट कर लो, बट एटलीस्ट एक फिजिकल एक्टिविटी रखना बहुत जरूरी है टू हैव अ गुड डाइजेशन सिस्टम. तो these are very basic advice from my side, and specific diet advice तो करिश्मा जी हैं. तो बिल्कुल करिश्मा से मैं ये सवाल पूछना चाहूंगी. एक दर्शक का सवाल है. उनकी 12-13 साल की एक टीनेजर डॉटर है. पहले उससे बिल्कुल ही कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होती थी. उन्हें ऐसा लग रहा है कि वर्क फ्रॉम होने की वजह से, स्ट्रेसफुल होने की वजह से छोटे बच्चों में कॉन्स्टिपेशन देखा जा रहा है. 5 साल, 6 साल, जैसे 10-12 साल. जनरली कॉन्स्टिपेशन को हमेशा बुजुर्गों के साथ ही एसोसिएट करते थे, लेकिन आज के दिन में छोटे बच्चों के साथ कॉन्स्टिपेशन की समस्या देखी जा रही होती है. जबकि वो काफी, जैसा कि हमारे बड़े बूढ़ों का कहना है कि डेयरी प्रोडक्ट्स आप ले रहे हो तो बिल्कुल ही कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए. लेकिन फिर भी इन बच्चों को डेयरी प्रोडक्ट्स लेने के बाद भी, ये पता नहीं मिथ है कि क्या, ये करिश्मा शाह आप हमें बताएंगी, लेकिन बच्चों में जो ये कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा देखी जा रही है, इसके लिए माँ बाप किस तरह से अपने बच्चों को इस परेशानी से दूर कर सकते हैं? Firstly, I would like to say that मैंने ये देखा है pattern, और even if the child says no, the parent from the background will always be saying yes only every time this question is asked to a child. When the pandemic started and we all were restricted to the house, और अब कैसे हो रहा है that the schools and everything, right? So everything happens from the screen, the way that we're interacting right now. There is no need to have a particular kind of schedule. So now what's happening is पेरेंट्स के साथ बैठ के नेटफ्लिक्स बिंज तो बच्चे भी कर रहे हैं. So it's not just happening for the parents, but it's also happening for the kids now. So the sleep cycles have gone all over the place. Ideally, the child should be getting, आप जिस लड़की की बात कर रहे थे, उसके एज ग्रुप के हिसाब से minimum 9 hours of sleep is what she should be getting for her overall development of the cognitive value and of the physical growth, right? And her hormonal health as well. So 8 to 9 hours of sleep is mandatory for her. So firstly, we have to understand how much sleep is she actually getting. She needs to sleep really well. So the right amount of sleep and the right quality of sleep is very essential for our digestive system also. If you do not sleep well, the next day that you wake up, आपका bowel movement clean नहीं होगा. You know, बहुत बार हम ट्रैवल करते हैं. This is a clear example of that. We travel so many times. हमारी फ्लाइट या ट्रेन या whatever अगर ऊपर नीचे हो गया, टाइमिंग अगर नहीं एडजस्ट हुआ, हमें खाली थोड़ा रेस्ट मिला है, तो we don't pass motion on those days because the circadian rhythm, as doctor said, is completely off the cycle on those days. So kids these days I have seen are उनको एक iPad दे देते हैं या फोन दे देते हैं, or maybe they're watching something on the TV or something, but sleep cycle का hygiene completely अभी loss हो गया. So
That is one thing. I think all the parents should make sure, pandemic, no pandemic, school through Zoom or no or physical school, doesn't matter. For a child's development and growth up to the age of 15, 16, 18, there has to be discipline, there has to be routine. That's the way it works. Otherwise, the adulthood is going to be very, very difficult for that child if that is in place, right? So sleep. Second thing, food. Coming to the food part, fruits. आपने nuts बोला, मैं हमेशा इसका बहुत ज़्यादा amplify करती हूँ nuts के बारे में. But right now for this particular topic, I will amplify on the fruits part of it. Why? 2 fruits in a day for children is mandatory. उनको पसंद है नहीं पसंद है उससे फर्क नहीं पड़ता, पर 2 fruit एक दिन में खाना ही essential होगा. Why? बहुत सारे बच्चे फ्रूट्स पसंद ही नहीं करते. इस केस में आप उन्हें फ्रूट सैलेड और चाट मसाला वगैरह डाल के स्पाइसी करके दे सकते हैं. थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी जरूर कि शायद वो रॉ फ्रूट पसंद न करें, लेकिन पेरेंट्स को ही आगे बढ़ना पड़ेगा और साथ में मेहनत करनी पड़ेगी कि किस तरह से वो अपने बच्चों का जो ये चेंज होने वाला पैटर्न है, स्लीप पैटर्न है एंड ईटिंग पैटर्न्स, दैट कैन बी ऑर्गेनाइज्ड. बिकॉज जैसे करिश्मा ने बोला कि जब तक आप छोटे हैं डेफिनेटली देयर हैज टू बी अ रूटीन दैट शुड बी फॉलोड बी एडल्ट्स, और बच्चों में ज्यादा फर्क नहीं रहेगा. And you can get a lot of fiber from fruit, you know. आपने अभी बताया कि बच्चे फ्रूट्स पसंद नहीं करते, उससे भी ज्यादा एक और चीज है जो बच्चे पसंद नहीं करते, वो सब्जी है, और सब्जी में ही सबसे ज्यादा फाइबर होता है. अगर सब्जी और फ्रूट को साथ में रखेंगे तो एटलीस्ट द फ्रूट टू ईट, सो द चाइल्ड वुड वांट टू ईट द फ्रूट कंपेयर्ड टू द वेजिटेबल, you know. So include 2 fruits in a day, and there is one miracle fruit for every child with digestive issues, and that is our sweet little humble banana and the papaya also. So banana and papaya are 2 fruits which are available all year round. इसका एक particular कोई season नहीं होता, तो कोई excuse नहीं है कि ये season में नहीं है. And they are literally miracle fruits, right? They have so much power in that one little fruit that your kids should every day consume. चलो papaya का taste अगर नहीं अच्छा लगा, okay, but one banana every day for every child is mandatory. And it will help their digestive system. It will give them the right amounts of micronutrients that the banana has. And it will also ensure रात को खाएंगे तो it will ensure better sleep also for them. So that is very important for kids. So जैसे करिश्मा आपने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फूड्स बताए जो हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम में मददगार होते हैं. कई लोग ऐसा कहते हैं कि जो अमरूद है, गुआवा, वो भी पेट साफ करने के लिए बहुत अच्छा होता है. क्या ये सही है? Yeah, so guava, as I said, all the fruits. Okay, let me explain this very simple concept, right? Guava अगर हम काटेंगे, you know, you realize there are so many seeds inside. इतने सारे seeds होते हैं अंदर. So the presence of so many seeds tries to tell you that there is that much amount of fiber, that much amount of vitamin C, that much amount of nutrient value in that fruit. एक seed से पूरा पौधा उगता है, तो सोचिए एक fruit के अंदर इतने सारे seeds है तो कितना beneficial होगा हमारे लिए. So that's a very good way of explaining, because बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं. I think Karishma has explained it very beautifully कि अगर एक सीड से आप इतना बड़ा पेड़ बना सकते हैं, तो गुआवा में तो बहुत सारे सीड्स होते हैं. I remember my dad used to tell me always कि इसमें घड़ों पानी होते हैं, सर्दी के टाइम में नहीं लेने का, बिकॉज उससे बहुत सर्दी हो जाती थी. एंड यूज्ड टू टेल मी कि अगर गुआवा ले रहे हो तो you'll be hydrated because उसमें बहुत पानी होता है, and it is very good for digestion. तो कुछ हमारे एज ओल्ड जो ट्रेडिशंस चले आ रहे हैं, आई थिंक वो भी बहुत अच्छा है. बहुत बार हम लोग लोकल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स छोड़ के हमेशा बिल्कुल ही क्लासी और एग्जॉटिक फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे जाते हैं. कीवी और बहुत सारी चीजें जो शायद इंडिया में मिल ही नहीं रही होती है, या उन राज्यों में नहीं मिल पाती, उन प्रदेशों में नहीं मिल पाती. सो लेट्स गो लोकल, एंड अपने घर के पास में आपको जो सब्जियां फल मिल रहे हैं उनमें भी बहुत न्यूट्रिएंट्स है, उनमें भी बहुत ही वैल्यू प्रोपोजिशंस. आप वो भी खाएंगे तो वो भी आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होगा. और डॉक्टर रवि, आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि कौन से ऐसे फूड हैं जो इरिटेटेबल बॉवल सिंड्रोम यानी IBS, इसको अवॉइड करने में मदद करते हैं, और कब पेशेंट्स को, क्योंकि ये एक ऐसी कॉमन प्रॉब्लम है जैसा करिश्मा ने बताया कि शी इज सीइंग सच पेशेंट्स, और अभी ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स देख रहे होंगे जो इरिटेटेबल बॉवल सिंड्रोम की परेशानी लेकर आपके पास आते हैं. तो कब उन्हें आपको अप्रोच करना चाहिए? बहुत बार ये घरेलू नुस्खों से सॉल्व करने की कोशिश की जाती है, बहुत बार नहीं होती है. तो किस तरह के खान पान में हम चेंजेस लाके और किस तरह के खान पान को अवॉइड करके खास करके IBS को दूर किया जा सकता है? इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक्चुअली एक सिंड्रोम है जिसको हम फंक्शनल डिसऑर्डर्स ऑफ गट एंड GI ट्रैक्ट बोलते हैं. फंक्शनल का मतलब ये होता है कि आप अगर इंटेस्टाइन्स को आप देखोगे तो आपको उसमें कोई बड़ी बीमारी नहीं दिखाई देगी,
हालांकि उसके फंक्शंस में आपको प्रॉब्लम दिखाई देगा। एक होता है स्ट्रक्चरल, एक होता है फंक्शनल। तो ये फंक्शनल प्रॉब्लम है इंटेस्टाइन्स की। तो हमें ऐसे इन पेशेंट्स को यूजुअली 2 टाइप के सिंड्रोम होते हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में। एक होता है कुछ लोगों को डायरिया ज्यादा होता है, दिन में 5 बार 6 बार मोशन जाना होता है, उनका वजन नहीं घटता, स्टूल में ब्लड नहीं आता, भूख बराबर लगती है, बट वो दिन में हम उम्र आमतौर पर 4 या 5 बार जाते हैं, विच डिस्टर्ब्स देयर सोशल लाइफ अ बिट। कुछ खा लिया तो लैट्रिन जाना पड़ता है, ये कॉमन सिम्टम्स होते हैं उनके। दूसरा स्पेक्ट्रम ये है कि उनको कॉन्स्टिपेशन होता है, 2 दिन में 1 बार जाएंगे या लैट्रिन जाएंगे तो उनको लगता है कि पेट साफ नहीं हुआ। ये दोनों टाइप के पेशेंट्स में का एक कॉमन बीमारी है, वो आईबीएस है, बट दोनों बीमारियां ऑपोजिट स्पेक्ट्रम में आती हैं। तो इस बीमारी जो है आईबीएस डायरिया के लिए एक कंसेप्ट है जिसको कहते हैं फॉडमैप डाइट, जिसमें कुछ ऐसे फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, फूड में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि डाइजेशन के बाद पेट में खाना रखे रखते हैं, मतलब इंटेस्टाइन्स में वो रहेंगे और वो फ्लूइड को एब्जॉर्ब करेंगे और उससे आपको ब्लोटेड फील होगा, और वही चीज बार बार आपको मोशन के लिए प्रोपेल करेगी। तो हमें ऐसे चीजों को अवॉइड करना है। फॉडमैप का मतलब होता है फर्मेंटेबल ऑलिगो डाई एंड मोनोसैकेराइड्स विद पॉलीऑल्स। तो इसमें आपको सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स अवॉइड करने होते हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बात की जाए तो ऐसे शुगर्स जो कि बहुत सिंपल हो, जैसे कि आपने जूसेस ले लिए, टैंड फूड ले लिया, या ऐसे फ्रूट्स जैसे मैंगो हो गया जिसमें आपको बहुत सारे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाएंगे, इनको डाइजेस्ट करना तो ठीक है, बट ये अपने साथ साथ पानी को एब्जॉर्ब रखते हैं और आपको ब्लोटेड फीलिंग देते हैं, तो ये अवॉइड करना है। जैसे गार्लिक हो गया, अनियन हो गया, ये सब अवॉइड करना होता है। आप लेट्यूस ले सकते हो, आप चाहो तो थोड़ा बहुत एप्पल ले सकते हो, बनानास ले सकते हो, बट आपको पीच अवॉइड करना है, आपको एप्रिकॉट्स अवॉइड करने हैं, आप ब्रोकोलीज अवॉइड करनी है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जो थोड़े सिंपल कार्बोहाइड्रेट होने के कारण आपको ज्यादा दिक्कत प्रोवाइड करते हैं। तो आईबीएस के पेशेंट्स में जो डायरिया प्रेडोमिनेंट है, हम उनमें ये एडवाइस जरूर देते हैं। एक जो करिश्मा जी ने बोला, मिल्क, जिनको आईबीएस के पेशेंट्स में हम देखते हैं कि इनको मिल्क का इंटॉलरेंस कॉमनली मिलता है। व्हीट इंटॉलरेंस इंडिया में उतना नहीं है, हालांकि आजकल की जनरेशन जितना ज्यादा पढ़ते हैं उतना ज्यादा उनको लगता है कि हाँ ये व्हीट के कारण हुआ, हालांकि ये व्हीट से हम डायरेक्टली लिंक अप नहीं कर पाते उनको, बट दैट्स अ पार्ट ऑफ द चेंज इन द डाइट, चेंज इन द व्हाट शुड बी से ह्यूमन रेस विद आवर इंडियन कॉन्टेक्स्ट। एक चीज जो मैं स्ट्रेस करूंगा यहाँ पे, जो थोड़ी देर पहले बात हो रही थी एलर्जीज की, तो कुछ फूड प्रोडक्ट्स होते हैं जो नॉन एलर्जेंस भी होते हैं, जैसे मिल्क हो गया, जैसे बात हुई थी, उसी तरह से सी फूड होता है, एग होता है, सोया होता है, एंड कुछ नट्स होते हैं। तो दैट एवरीबडी इज अ डिफरेंट ह्यूमन, दे हैव अ डिफरेंट एलर्जी और प्रोपेंसिटी टू हैव सम एलर्जी टू अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट, तो उन्होंने स्पेसिफिकली वो अवॉइड करना है, एंड दैट नीड्स अ बिट ऑफ एन एफर्ट, a good nutritionist consultation. So I feel these are the patients who should have a good evaluation. And खाने का तो जैसे मैंने बताया, फॉडमैप डाइट अवॉइड करना है, इसकी बड़ी लिस्ट है, डिफिकल्ट टू फॉलो डाइट होता है, बट वन कैन डेफिनेटली हैव अ गो इफ आईबीएस सिम्टम्स आर वेरी डिस्टर्बिंग। करिश्मा, आप क्या बोलना चाहेंगी, खासकर ऐसे बच्चों के माँ बाप को जो छोटे ही एज में काफी कॉन्स्टिपेशन के या डाइजेस्टिव सिस्टम के शिकार होते हैं। जनरली कहा जाता है कि बच्चे कुछ भी खा के पचा सकते हैं, पहले ऐसा ही होता था कि आप यंग हो, कितना भी दूध पी सकते हो, कितना भी खा सकते हो, लेकिन धीरे धीरे जो यंग है खासकर उन्हें ही ये डाइजेशन के ज्यादातर प्रॉब्लम देखे जा रहे हैं। तो व्हाट वुड बी योर मैसेज टू ऑल दोज हु आर वाचिंग टुडे? What should be they doing for a healthy and a good gut life? I'll give you a short summary. So starting with number 1, more exercise for your child. Do not let the child be in the house for a very long time. Of course, right now we don't have a choice, but activity of any sort, right? 30 minutes, as doctor also said before, right? 30 minutes, 45 minutes of exercise every day for the child is mandatory. Second thing, sleep patterns, healthy sleep patterns for the child. 8 to 9 hours for every child बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद पानी, मैंने ऑलरेडी बात की है उसके बारे में। हाइड्रेशन फॉर द चाइल्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2
2.5-3 लीटर जितना पानी, whatever, how much ever you can manage, but at least more than 2 liters for sure should be had in a day. It could be in the form of anything. Normal water or नींबू पानी or any way, नारियल पानी, figure it out with your child the way that the child likes it. Fourth thing, fiber rich food. अब fiber हम increase कैसे करेंगे? Let me give you some very simple ideas and tips for kids, right? Make a smoothie for your child every day. इस स्मूदी में हम क्या डालेंगे? सो नंबर 1 मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि बनाना इज वेरी नाइस फॉर योर चाइल्ड, तो अब इसमें नेचुरल स्वीटनर भी हो जाएगा. सो बनाना. Oats are very nice in fiber. They're also great for it's digestion slowly होता है उसमें, and it's also very very good for the gut health. So oats डालेंगे हम उसमें. उसके बाद we can put a little bit of cinnamon powder inside. We can put maybe some cocoa powder if the child likes chocolate. इसमें दूध डाल सकते हैं, या we can also put some kind of plant-based milk, or we can put पानी also inside, no problem. थोड़ा spinach डालेंगे. अगर spinach season में नहीं है, then you can put something like any other green vegetable that you can get at home. Mint leaves डाल सकते हैं इसके अंदर. And then you blend everything together. Apple is fantastic. अगर बच्चों को बनाना नहीं पसंद तो apple डाल सकते हैं इसके अंदर. Blend all these things together, make a nice smoothie for your child and give the child the smoothie to drink. एक दिन में 1 glass इसका होना चाहिए. Apart from that, you can incorporate lots of, as I said, मैंने पहले भी बताया, flax seeds, chia seeds, sesame seeds, nuts, different kinds of nuts. You can put all these things in the diet for the child. It creates diversity for their gut. It also gives them the kind of energy, good omega-3 fatty acids which they need on a daily basis. Or lastly, I think they should also practice one very very important thing, कि gaps ना रखे बच्चों के खाने में बहुत ज़्यादा. Adults तो obviously we are the kings of our own behavior patterns and our own lifestyles. So adults is a completely different ball game. We'll speak about that on another day. But for children, important, very very important, कि एक पूरे दिन में nicely space करके at least 5 meals, वो छोटे हो बड़े हो doesn't matter, but you space it nicely and you can give the child throughout the day proper nutrition in 5 to 6 small meals. क्या होता है, मैंने सबसे common चीज ये देखी है with kids. That's why I want to give this as the last point. So parents sometimes खुद आलसी होते हैं, या तो फिर they don't want to put in that much effort to give their children proper nutrition. So what they do is lunch दे दिया, फिर उसके बाद कुछ नहीं करेंगे, फिर बच्चों को बोलेंगे अच्छा वो पैकेट पड़ा है वहां पे, खा लो, जो करना है कर लो, बिस्किट खा लो, कोई नहीं, चाय पी लो, कोई बात नहीं. और उसके बाद डिनर में डायरेक्टली इट इज बैक टू डिनर. Now this is a very very bad routine for a child to understand. इसमें न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम होगा, डाइजेशन का भी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन होने ही वाला है ऐसे सिनेरियोज में. क्योंकि सबसे ज्यादा फिर चाइल्ड क्या करेगा, बिस्किट का पैकेट उठाएगा, चॉकलेट का पैकेट उठाएगा, मैगी खोलेगा, या फिर वेफर का पैकेट खोलेगा. मोस्ट कॉमन थिंग्स दैट चिल्ड्रन डू, एंड वी हैव नो कंट्रोल ओवर दीज थिंग्स बिकॉज देन द चाइल्ड हैज अ माइंड ऑफ हिज ओन. और एक बार अगर इन चीजों की एडिक्शन लग गई बच्चों को छोटी उम्र में, यू कांट टेक इट आउट ऑफ द चाइल्ड दैट इजीली. They become stubborn with age. We need to understand child psychology in these kinds of things. So after this, what you do is you can start incorporating 5 to 6 small meals. छोटे छोटे बनाने की जरूरत नहीं होती है. जैसे मैंने बोला, एक फ्रूट को बनाने की जरूरत नहीं होती, काट के दे दीजिए, या बच्चे को बताइए, खुद बताइए कि अभी इसको काटो ऐसे. Helps the child also understand how to deal with things in daily lifestyle. Smoothies, nuts, bliss balls. मैं हमेशा बताती हूँ कि डेट्स, नट्स, फ्रूट्स के एनर्जी लड्डूस बनाइए, घर पे रखिए, फ्रिज में रखिए, तो बच्चा वो देखेगा तो देख के ही खाने का मन करेगा उसको. So all these kinds of things, 5 to 6 small meals in a day will ensure that the child is not hungry. एक साथ बैठेगा तो बहुत सारा खाने का मन नहीं करेगा, बिकॉज बहुत ज्यादा लंबा गैप हो जाता है तो इंसान पागल हो जाता है. जब खाना देखता है फिर टूट पड़ता है उसके ऊपर. That's not what you want to do that's not what you want to do, So ये सब प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए उपाय यही है कि पूरे दिन में छोटे छोटे मील्स अगर बच्चों को देंगे, वो खाते रहेंगे अच्छी न्यूट्रिशियस चीजें, तो फिर डाइजेशन प्रॉब्लम्स नहीं होंगे. So thank you so much Karishma and Dr. Ravi for joining us today for सेहत की बात. I hope कि जो भी ऑडियंस के क्वेश्चन थे उन्हें अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे. Just adding one last point कि आप अगर चाहते हैं कि आपका जो डाइजेशन सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहे, तो खाने के वक्त टीवी स्विच ऑफ कर दे, मोबाइल को भी साइड पे रख दे, एंड हैव अ गुड फूड विद व्हाटएवर यू
कोई भी एक चीज आप प्लान कर सकते हो डिनर, बिकॉज कई बार टाइम की ऐसी शॉर्टेज रहती है कि सब एक साथ फैमिली मेंबर्स खा नहीं सकते, तो कोई भी एक टाइम आप डिसाइड करें, डिनर हो, ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, और सारे के सारे परिवार, अभी तो ऑनलाइन है तो बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम है, तो ये सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि कहते भी हैं द फैमिली दैट स्टेज टुगेदर, प्रेज टुगेदर, ईट्स टुगेदर, दैट ओनली स्टेज टुगेदर। अगर हमारे परिवारों को एक साथ रहना है, हेल्दी बनाना है हमारे बच्चों को, तो सबसे पहले उन्हें टीवी और मोबाइल से दूर रख करके सिर्फ खाने पे कॉन्सेंट्रेट करें। जिस तरह से डॉक्टर रवि ने बहुत ही ब्यूटीफुली बताया कि हमारे जो भी माइंड से जो भी निकल रहा है, ये जो भी इंस्ट्रक्शंस, वो फूड को देख करके ज्यादा एक्टिवेट होते हैं, उनसे पता चलता है, डाइजेस्टिव जूसेस निकलने स्टार्ट होते हैं, ताकि वो खाना पच सके बराबर से। हम उसे ही ब्लॉक कर रहे होते हैं, क्योंकि कई बार हमारा ध्यान, हमारा माइंड, हमारा फोकस टीवी या मोबाइल पे होता है। So thank you so much for joining us today, and hope the audience had a good time. Stay healthy, stay tuned to Medicine. Thank you. Thank you. Thank you.